दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम बदलते दौर में। जी हाँ, प्रोग्राम बदलता दौर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और आज हम एक और डिबेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज की डिबेट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहरहाल अगर आपको भी शौक है डिबेट करने का तो हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN पर आप कॉल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपको बताऊं, जहां आज से पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। श्रीलंका के जाफना में नरेंद्र मोदी का एक और नया अंदाज, दूध को उबालते हुए दिखे भारतीय प्रधानमंत्री। मुफ्ती महबूबा ने कहा, अगर अफजल गुरु की फांसी थी सही तो फिर मसरत आलम की रहाई क्यों नहीं सही। हरियाणा के पानीपत में एक एनजीओ द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने पर 15 लोगों ने आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत। गोवा में भारतीय जनता पार्टी गौ मास परोस रही है। अगर सीबीआई ने लिए हैं कॉरपोरेट की असली नाम तो कब होगी कॉरपोरेट दिग्गजों पर कार्रवाई, मनीष तिवारी ने कहा। राहुल गांधी के जासूसी मामले पर उमर अब्दुल्ला की दिल्ली पुलिस पर चुटकी। अभिनेत्री रति अग्निहोत्री के पति के खिलाफ एफआईआर। म्यांमार में नौका डूबने से लगभग 33 लोगों की मौत। और भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर जीतों का लगाया छक्का। जी तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है लैंड एक्विजिशन बिल, या फिर अगर हिंदी में कहे तो भूमि अधिग्रहण बिल। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बेशक पार्टिसिपेशन मुझे उम्मीद है कि कम होगी, लेकिन इस विषय को आप सभी के सामने लाना और इस कानून से आप लोगों को अवगत करवाना रेडियो उड़ान एक अपना फर्ज, एक उत्तरदायित्व समझता है। तो इस टॉपिक पर हम आज की बहस करेंगे और बहरहाल हम मुंतजिर हैं अपने पैनलिस्ट के। लैंड एक्विजिशन बिल जो लोकसभा में पास करवाया गया, लेकिन राज्यसभा में इसको पास करवाने के लिए जद्दोजहद में लगी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रहा है। हमने देखा नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां शिवसेना हो या फिर शिरोमणि अकाली दल ने भी वॉकआउट किया है। बहरहाल मेरे साथ एक अध्यापक और हमारे पुराने डिबेट के दिग्गज बिरल त्रिवेदी जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक लंबे लंबे अरसे बाद। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक क्रिटिकल इशू में आप डिबेट में शामिल हुए हैं, तो किस पक्ष में आज अपने विचार रखेंगे आप जब हम भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात कर रहे हैं।
जी बिरल जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। किस पक्ष में हैं आज आप? मैं जमीन अधिग्रहण के पक्ष में हूँ। ये कानून जो है बिल्कुल अपने हिसाब से सही है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहरहाल हमारे साथ आप अकेले पैनलिस्ट हैं संजीव। हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप शैलेंद्र मुझे कॉल कर रहे हैं, शैलेंद्र को आप रेडियो उड़ान की आईडी से ऐड करें। और बिरल जी से हम जानते हैं एक प्रोमो के बाद कि क्यों लगता है इन्हें ये बिल में कोई खराबी नहीं है, जब देश विरोध में, जबकि बीजेपी की साथ वाले दोस्त अलायंस इसका विरोध कर रही हैं। बहरहाल हमें शैलेंद्र ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं है। बीरल जी, क्यों लगता है आपको, किस साइड से ये बिल आपको प्रो फार्मर्स लग रहा है, किसानों की, और क्यों, क्या है इस बिल में? सभी लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, विरोध करना एक अलग बात है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं। अभी विपक्ष वाले जो हैं उनको तो ये हक बनता है कि भाई वो हर बात का विरोध करें। जहां तक बीजेपी की दोस्त पार्टियों की सवाल है, एलआईएस की सवाल है, हो सकता है उनको कोई पॉइंट पे उनको थोड़ी सी आपत्ति हो, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो एक बात पहले तो ये समझिए कि ये कानून जो है एक कानून का बदलाव दे रहा है जो 1894 में बना था। अब 1894 से 2015 121 साल में जरूरतें बदली हैं, सामाजिक और संसाधन बढ़े हैं। वीरल जी, आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, आप शायद गलत, आपको मालूम हो कि ये कांग्रेस पार्टी ने लास्ट ईयर में इसको पास करवाया था, तो वो 1894 वाला विधायक तो ऑलरेडी वो संशोधित हो चुका है। अब तो हम लेटेस्ट जब बीजेपी ने उसको बैक किया था, मैं वहीं पे जा रहा था, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जब वही बिल जो 2014 में 13 में पास हुआ, 14 से लागू हुआ, उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी ने साथ मिलकर इस बिल को पास करवाया था, यही कह के कि भाई एक पुराना कानून है जिसको हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और उसके लिए सभी ने उनका साथ दिया था। आज उसमें थोड़े से अमेंडमेंट करके उनको नया कानून का जामा पहनाया जा रहा है, तो इस पे ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इफ यू विल स्टडी द स्पेसिफिक हो जाता हूँ आपसे, मैं स्पेसिफिक होता हूँ आपके साथ। बहरहाल शैलेंद्र आपको आवाज आ रही है हमारी? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? संजीव, आप आशु मिश्रा को भी कॉल करें। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच रही है, अपना माइक्रोफोन चेक करें आप। शैलेंद्र, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ओके, सो बिरल जी, आशु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके ओपनिंग कमेंट और किस साइड पे हैं। और बिरल जी, आपको बता दूं मैं, क्विक इंट्रोडक्शन, बिरल हमारे साथ हैं जो कि प्रो बिल है, और वो कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक मजबूरियों के कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आशु जी, आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिबेट का मुझे एग्जैक्ट टॉपिक बताइए, तभी मैं आपको फेवर या अपोजिशन बताऊं। क्या ये लैंड एक्विजिशन ही पता जी, लैंड एक्विजिशन क्या ये किसानों के पक्ष में है? क्या दिस बिल इज फ्रेंडली टू फार्मर्स, इट्स अ प्रो फार्मर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल किसी भी तरीके से, यानी कि जो आपको भूमि अधिग्रहण बिल 2015-16 या 14-15 कह रहे हैं, जो कि ऑर्डिनेंस के रूप में भी आया, वो किसानों के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है। वो किसानों के फेवर में
आई थिंक शैलेंद्र आपकी दानिश आप हमारे साथ जी, दानिश बिल्कुल जी की आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है शैलेंद्र, लेकिन आपके स्पीकर की आवाज भी आ रही है, तो आप इसे प्लीज रेक्टिफाई करें। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जल्दी से रेक्टिफाई, तब तक आशु जी अपने पॉइंट रखेंगे। आशु जी क्यों नहीं आएंगे? डेवलपमेंट जब देखिए, चाहिए तो वी नीड हाँ, डेवलपमेंट, और व्हेन वी नीड डेवलपमेंट वी नीड सम सैक्रिफाइस। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस बिल? नहीं, सेक्रीफाइस किस तरीके का सेक्रीफाइस करने की आप बात कर रहे हैं? आपको विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे आऊंगा मुद्दों पर, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन का पूरा मॉडल जो है, लैंड एक्विजिशन पहला एक्ट जो बना 1894 में, उसके बाद से हमने 2013 तक इस लैंड एक्विजिशन के मुद्दे को उसी तरह उपयोग किया लगातार, कि सरकार जो चाहे विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण कर लिया करती थी, और वो लगातार होता रहा। और उसमें मुद्दा ये था कि विकास के नाम पर ये भूमि अधिग्रहण हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर विकास के ही नाम पर अधिग्रहण हो रहा है, तो सरकार के पास जो अभी 8 से 9-10 लाख हेक्टेयर भूमि जो पेंडिंग पड़ी है, जिस पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, अगर उस भूमि का अधिग्रहण विकास के नाम पर ही किया गया था, तो उसमें क्यों कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया अब तक? जी बिल्कुल, मैं इस पे आऊंगा। जी शैलेंद्र, आपके ओपनिंग कमेंट। वेल, बाला हैज जॉइंड मी एज वेल, सो बाला बी विद अस। ओके शैलेंद्र जी, पुट योर पॉइंट। रेडियो डॉन के सभी श्रोताओं को एक बार शनिवार की रात को नमस्कार। और ये जो बिल है, ये मुझे लगता है कि सरकार ने काफी शक्ति के साथ और किसानों को देखते हुए उनके हित में ये बिल रखा है। यदि इसमें कोई गुंजाइश है, किसी को अपने मत व्यू रखने हैं, इसमें कुछ संशोधन लाने हैं, सरकार इसके लिए भी तैयार है। और काफी सारे इसके लाभ है, जो कि अभी समय आने पर मैं बताऊंगा किस तरीके से इसमें किसानों को और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। छोटे छोटे ऐसे क्लू हैं जिनको पिछले जितने भी 1984 से लेकर अभी तक जितने भी अमेंडमेंट और किसानों के जो बिल आए थे, और जो पिछले साल गवर्नमेंट भी लेके आ रही थी कांग्रेस की, उसमें किस तरीके से किसानों को मारा जा रहा था। जिसमें से एक मैं चर्चा का विषय भी चला देता हूं यहाँ से, जिससे थोड़ा सा बहस भी आगे बढ़े। जो कि इसमें एक क्लू दे रखा है, जिसको कुछ राजनीतिक दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किसान जो तबका होता है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनके कोई अपने ओन वकील या कोई वो उसको लीगल स्टडी करके नहीं आते, वो नेता और जो एक मैसेज पहुंच जाता है उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो अभी एक मैसेज फैलाया गया है सबके बीच में कि किसान अपनी जमीन के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता जब सरकार वो जमीन लेगी। तो ये समझने की जरूरत है ये ऑप्शन क्यों लाया गया है। तो अभी इसको आगे बहस में बढ़ाएंगे। ये बहुत समझने की जरूरत है। Okay, Bala, put your point. So as for now, Bala, for your explanation, Mr. Ashu is just against this bill. He does not believe that it is pro-farmer bill. Mr. Viral Trivedi and Shailendra is backing up this bill. What is your viewpoint? Good evening, moderator and the panelists as well as the listeners. Simply, I would like to begin by saying, by seconding what Ashuji has said, that after 1894, in 2013, a new act has been passed to take some progressive effort. But this 2014 ordinance, followed by what is happening now, the bill which is passed in Lok Sabha, put the 2013 effort again back to 1894. That's what I believe. So here you can understand in what side I am. Let's start the debate now. Put your point forward. What is your first point? So Viral, Mr. Viral and Shailendra can attack. Pretty good thing is about in 2030, according to 2013 Act, because we can't get to a conclusion whether is it pro-farmer or anti-farmer until we compare with it with this present with 2013. In 2013, there has been a law act passed which said the railways and the 13 acts, including the road, the atomic energy, the coal mine and the housing mine, everything has to be amended with a provision that the ministries and departments that are acquiring lands from the farmers under these ministries, I mean railways and mining, has to pay fair compensation, because in Land Acquisition Act 2013 there is no such provision provided because of the importance of those 13 departments. And the another provision is
the 2013 Act has given such amendments has to be done before January 1st, 2015. Okay. So here where Narendra Modi government failed to do so, hence they have brought the ordinance, Okay, which let me is come in anti. now, yeah, I took your point. I think Biral ji आपने सुन लिया है और शैलेंद्र जी ने भी, बाला ने जो कहा है. Now my first point to Biral ji, let's open up the debate. Now my question is, in democracy, why we need dictatorship? A BJP government is just trying to apply the dictatorship. If somebody's land is, why, you can go and just say कि भाई, okay, if we need it, we need it. You cannot go to court. Your wish will not be accepted. I mean, what is this? Yeah, anyway, you are twisting the points. There is nothing called dictatorship. It has been followed since 1890. It is followed since 1894. It was followed, and the change only is, instead of Congress, now BJP is doing the same thing. Now, let me tell you, as Bala said, 13 government departments can take the land acquisition, acquire the lands and have to pay the fair compensation. Yes, they do. But if governments or departments are not taking the land for their development program, how will we develop? And still, there is a provision that all the people from whom the land will be acquired, they will get the market rate values of their lands. So there is nothing to be, there is no hidden agenda. No, see, there is no rehabilitation policy. Okay. So in last time there was a bill. It was in the bill. If for 5 years the land is not used for the project, land will be given back to the owner. Now BJP is not trying to do that. They are simply erasing this fact. They are simply not focusing. Ashuji and Balaji, then Shailendra. Then let me put a simple question. The 2013 Land Acquisition Act passed by the Congress, not by the Congress alone, as BJP is moving through ordinance. But it has been a step taken in 2006. In 2007, it has been put to first standing committee headed by the then BJP senior leader Kalyan Singh. And in 2009, again to the second standing committee headed by the then senior BJP leader and current Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajanji. Both of them have unanimously accepted the provision mentioned in the Act. But now why this double standard by the BJP? Shailendra has to reply because Biral is disconnected. Yes, yeah. Sanjeev, मैं पहले जी Shailendra. बोलिए Shailendra. I think Shailendra. जरूरत है ये सब. Okay, go ahead Shailendra. Your voice is there now. Okay. So ये समझने की जरूरत है हमें कि भारत सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है. देखिए, अभी पिछले 10-5 सालों में जितनी भी लैंड एक्विजिशन हुई है उसमें किसानों के साथ क्या हाल बुरा हुआ है. जब आप नोएडा के एग्जाम्पल ले लो, वहां पर लोगों ने कोर्ट में जाके अपनी अर्जी डाल दी गवर्नमेंट के खिलाफ. कोर्ट ने उनको क्या किया, उनको 2 करोड़ रुपए मिलने थे गवर्नमेंट से. उन्होंने बोला 25 लाख चलो अभी दे दो, बाकी हेयरिंग आ रही है, 25 लाख रुपए चलो और दे दो, अब 10 लाख रुपए दे दो, अब 15 लाख रुपए दे दो. और फाइनली कोर्ट ने क्या कहा कि चलो 2 करोड़ से नहीं तो 1 करोड़ 50 लाख पे आके समझौता कर लो, क्योंकि देश हित का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है. अब लंबे से प्रोजेक्ट फंसे हुए, पॉलिसीज फंस रही हैं, काम स्टार्ट हो चुका है, पॉलिसी बन चुकी है. तो वहां पर क्या होता है, किसान तो ना तो वो पैसा उसकी यूटिलाइजेशन होता है, ना उसको वो पैसा मिलता है ओरिजिनली, क्योंकि उसके पास वो पैसा आया था, ब्रेकिंग अमाउंट आया था, और उसको पता भी नहीं चला कब आया कब आया. तो Ashu ji, now Shailendra has only one argument here is only projects are stopped. That's why we need to amend it. Are you convinced with this? बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ आपको. देखिए, 2013 और 14 के बिल में मूल अंतर क्या है. जो दलील दी गई सरकार की तरफ से वो यही है कि प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट फंस गए हैं,
तो इस कारण से कोई विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बताऊं आपको, श्रीनिवासन एनडीटीवी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सरकार को आरटीआई डाला और उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी जब आप ऑर्डिनेंस ला रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे में क्या सिचुएशन हो सकती, कितने प्रोजेक्ट्स आपके पेंडिंग हैं। तो सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया इस तरीके के आरटीआई का अब तक। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो औद्योगिक संगठन हैं, उनकी जो अपनी रिपोर्ट ये कहती है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो अपने हिसाब से जो रिपोर्ट तैयार करती हैं, उस रिपोर्ट में टिल डेट 67 प्रोजेक्ट्स का उल्लेख है, 67 प्रोजेक्ट्स का, जो कि रुके पड़े हैं। उन प्रोजेक्ट्स में 60 प्रोजेक्ट्स इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो पर्यावरण संबंधी कोई क्लियरेंस अब तक नहीं ले सके कि वो अगर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके का कोई क्लियरेंस अब तक उनके पास नहीं है। इस तरीके के मतलब 60 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। आशुतोष जी एक मिनट बस, नहीं, मेरी बात आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक छोटा सा, मैं बोल दीजिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाए। मैं ये कह रहा हूँ जो किसान को पैसा पाया नहीं, मैं आऊंगा उस पे तो जवाब दूंगा, ऐसे मत बोलिए प्लीज। चलो, मेरे पास हर क्वेश्चन का जवाब है। आप 2 घंटे मेरे से लैंड एक्विजिशन पे डिबेट नहीं, अभी तो बहरहाल आप अभी थोड़ा शॉर्टली कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का जी। हाँ हाँ शैलेंद्र जी जोड़ दीजिए। मेरा यही क्वेश्चन था कि जो किसान को अमाउंट ब्रेक होके मिलता है, क्या उससे किसान का हित हो जाएगा? आऊंगा मैं उस पे ना, आप पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा सा डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि मैंने पहले कम बोला। तो देखिए, जो 2013 के आसपास मैं बता रहा था आपको कि 7 प्रोजेक्ट केवल ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट केवल लैंड एक्विजिशन पे कुछ चीजें हैं, कुछ खामियां हैं जिनके कारण रुके पड़े हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज को समझने की जरूरत है। 2012 में ऐसे प्रोजेक्ट्स की संख्या 11 थी और तब ये टोटल प्रोजेक्ट 71 थे, यानी 71। और 2013 के लैंड एक्विजिशन बिल के पास होने के बाद उन 11 प्रोजेक्ट्स में से 4 प्रोजेक्ट चल पड़े। इसका मतलब ये है कि जो सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके का जो भूमि अधिग्रहण है 2013 के बिल को बड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया गया, तो इससे प्रोजेक्ट फंस गए हैं। सच्चाई ये है कि प्रोजेक्ट बढ़े हैं आगे। उस टाइम से 2012 में 71 प्रोजेक्ट पेंडिंग थे और 2014 में 67 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जिसमें 60 प्रोजेक्ट पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस ना मिलने के कारण रुके हुए हैं। अब मैं मुआवजे पर आ जाता हूँ। 2013 का जो बिल है या उससे पहले के जो बिल हूँ, मुआवजा रुक कर मिलेगा या तुरंत मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान 2015 के 14-15 के बिल में भी नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि 4 गुना प्राइस दिया जाएगा, ऑर्डिनेंस जब पूरे देश में लागू हो गया उसी के बाद हरियाणा में जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें हुड्डा सरकार ने 2 गुना मुआवजा तय किया। और वो 2 गुना मुआवजा जो है, सॉरी हुड्डा सरकार ने नहीं, अभी जो बीजेपी की खट्टर सरकार है उसने 2 गुना मुआवजा तय किया। और वो 2 गुना मुआवजा मार्केट रेट्स के हिसाब से नहीं बल्कि सरकारी रेट्स के हिसाब से दिया जाएगा। वो सरकारी रेट कितने पुराने हैं, कब के हैं, मैं बताना नहीं चाहता। अब उसमें बड़ी दिक्कत है। और जो ये हवाला दे रहे हैं नोएडा वाले केस का, मैं वो भी आपको बता दूं। नोएडा का एग्जैक्ट जो केस था, वो केस ये था कि 1980 के आसपास वहां पे भूमि अधिग्रहण हुआ था, जो वो पूरा मैटर है। और उस टाइम सरकार ने कुछ रुपए गज के हिसाब से जमीन खरीदी थी। और अब सरकार, चूंकि उस पर बहुत बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्री की बात की जा रही थी वो प्रोजेक्ट नहीं लगा, तो अब सरकार वही जमीन 1.5 लाख रुपए गज बेच रही है। तब वो कोर्ट केस है कि क्यों अब तक ये जमीन फिर किसानों के पास क्यों नहीं रही। I think now Shailendra has to give many answers, then I will get back to Bala as well. Now Shailendra, my again one more question I'm adding it.
आई मीन देयर वाज ए पॉलिसी एज आई अर्लियर सेड कि अगर आपके प्रोजेक्ट, पहली बात तो जो बाला ने पॉइंट उठाया था उस पर आपने कोई बात नहीं की, वाई बीजेपी इन सो हरी, बीजेपी हैज बैक दिस बिल, उन्होंने पहले इस बिल का उनकी मर्जी से ये पास हुआ था, इतनी जल्दी क्या आ गई। दूसरी बात ये है कि इसमें जो 5 साल तक आप प्रोजेक्ट यूज नहीं करते हो, लैंड यूज नहीं करते हो, तो उसमें क्या हर्ज है वापस देने के लिए? और अगर ये प्रो है तो फिर आपकी एलआईसी सी क्यों आपको छोड़ के जा रही है, वो वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? देखिए, रही बात अलायंसेस छोड़ के क्यों जा रही है, उनके लिए ऑप्शन खोल दे गए। हम ये बीजेपी सरकार उन सरकारों में से नहीं है कि जो इन्होंने डिसाइड कर लिया वही होने जा रहा है। ठीक है, जल्दी करके लेके आ रहे थे अमेंडमेंट करके, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है काम फास्ट करने की। रेड कॉरिडोर की जो बात हो रही है वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों को इंडस्ट्रीज सेटल करनी है। सेकंड बात, अभी जो हमारा ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आएगा वो इसी आधार पे आएगा, जो ये नया लैंड एक्विजिशन बिल आएगा। तीसरी बात, इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम जो और निकल के आ रही है, यदि 100 लोगों की जमीन जा रही है, उनमें से अगर 90 दे रहे हैं, 10 को प्रॉब्लम है, तो भी उसको कोर्ट में ले जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से ये कोर्ट का माध्यम पहली बात उन लोगों ने बंद किया है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को किस सेक्टर के लिए जमीन चाहिए और वहां पर क्या क्या आप लोगों के ऊपर पाबंदियां रहेंगी। यदि अगर एक भी व्यक्ति, पुराने वाले बिल में ये होता था, एक भी व्यक्ति अगर अपनी कोई पिटीशन डाल देता, एक भी व्यक्ति अपने पिटीशन हाई कोर्ट में जाके डाल देता था उस स्टेट की, तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटक जाता था। उदाहरण के लिए अभी दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल NH1 हाईवे पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पिछले 8 साल से पेंडिंग है, टेंडर भी छोड़ के जा चुके हैं, आधा पैसा लगा है, आधे फ्लाईओवर खड़े हैं, आधा रोड के साइड में रोड चौड़ा कर दिया गया, आगे जाके वो रोड फिर छोटा हो जा रहा है। उससे क्या होता है, हैवी ट्रैफिक उसी हिसाब से आज ग्रोथ हो रहा है। पर हमारी जो डेवलपमेंट, जो विकास की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती जा रही है, सिर्फ इसी वजह से कि आज जो अब लोगों के अंदर ये एक्सपेक्टेशन आ चुकी है, भैया हरियाणा में जो पैसा मिला वो यूपी में क्यों नहीं मिल रहा, जो यूपी में पैसा मिल रहा वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा। तो देखो जो सवाल तो जायज है शैलेंद्र जी, बिल्कुल पर अगर जो गलतियां जो पिछले सरकारों ने कर दी तो क्या वो गलतियां चलाते रहोगे, ऐसे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा ना। मतलब हरियाणा सरकार में ज्यादा मुआवजा मिलना एक गलती थी। Bala, now the point is raised. Bala, you are with us? Yeah. Now my 2 questions to you. One, as an argument was given by you and Ashuji, there is a lot of fertile land still left. Why not that land is used? Why there is a need of acquiring other land? Now my first question over this. For example, okay, we have a fertile land in Andhra Pradesh, okay, but we have to make a railway track in Chennai. So can we use that land in Chennai? My first question. Second question, some of the farmers are also backing this bill. They are, for example, Chambal Reddy, if I'm not mistaken. He's a president of that. Okay. So he is also favoring the, why he is following? He is known as an activist of farmer. Is it only just because opposition has to stonewall everything they are doing it? No, it is. I'm not talking about opposition and ruling here. Only about the act and the ordinance. If we speak about, let me answer your second question first, because if you see, one farmer is backing up or a few organizations have backed up. Okay, fine. But tell me why BJP has formed the 8-member committee to consult the farmers if farmers are backing up. If they have full farmer support, why BJP has to form 8-member committee to consult them? Because and my first make the confusion. No. I will tell you where are the problems of the act. The ordinance is a clever word game. The only appreciation. Somebody's mic is just nearby the mouth. Kindly make it away. It's a breathing noise coming. And Biral ji has joined us. Biral ji, welcome. थोड़ा सा mic अपना दूर करें please. जी. Yes, Bala, carry on. Actually, at the backdrop, it sounds like a flight sound. Yeah. Okay, fine. Okay. And to your first question, the train. That's where you can, if you want to appreciate BJP, you can appreciate on this ordinance for only one case. Why, you know?
they have played a very good, clever word game. With 5 points, they have literally made the entire Land Acquisition Act of 2013 invalid. Because if you see, according to Land Acquisition Act of 2013, you should not go to a private project acquisition of land without the 80% consent of the persons from whom the land is grabbed. For example, from 100 people, if the land is grabbed, 80% consent. And for public-private partnerships, 75% consent. But the ordinance has put everything under back hold. There is no social impact assessment. There is no consent. And apart from this, let me put another thing as well. It accepts the payment. Let me give you an example. I am from Chennai. I am in the urban area, but I own a land in rural area. Example. I am a landlord. I am a landowner, but I have leased the land to a farmer who is doing cropping there. If the land is required under the BJP's ordinance, I will be paid. The BJP will pay according to the 2 times of the market value because I am in urban area. But the farmer who has done the farming in my leased land will go unpaid. Is this fair? This is where it is anti-farmer, purely anti-farmer. जी ओके विरल जी आप कहना चाहेंगे कुछ? जिसका कुछ है ही नहीं, द फार्मर इज वर्किंग ऑन अ लीज, उसका तो कुछ है ही नहीं ना. कल सुबह बाला उसको निकाल देगा तो उसको कौन कॉम्पनसेशन देने वाला है? Exactly. No, sir. The artisans, the fisheries, that's what the 2013 Act says. The 2013 Act says you have to pay them also at least one time payment because they have worked there. They have made the land fertile. Viralji, let me put forward this argument. Okay, my argument is, first in the last bill we need a consent of 80%. Now BJP is giving this argument in Parliament is running on 51%. So what is the need of 80% consent? I mean, what is this argument? Is there no difference between हाँ जी आपसे? Is there no difference between land acquisition and parliament voting? They have no difference because they are elites. जी बिरल जी. No, if you want to attack BJP only, you can attack hammer and tong for everything and anything, right? The simplest argument that they have put that parliament is running on 51% and why should be there 80% required? If I will go to the extent that parliament is not running on 51% even. If you see the voting ratio, you will find out how many vote shares are there. So parliament is running only on 31%, not even 51%. But that is not the topic. The topic is why the land acquisition bill is against the farmer and why it is pro-farmer, right? Look, we are living in 21st century where development is must. आपका जीडीपी का 4% रेशियो जो आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है, जबकि आपका जीडीपी का सबसे ज्यादा रेशियो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिल रहा है. तो आपको क्या करना है? आपको ये शटडाउन करके सब कुछ फिर से प्रो फार्मिंग के लिए आप ये बलि चढ़ा दोगे? हाँ, फिर बोलोगे कि डेवलपमेंट नहीं किया. अभी कह रहे हो कि किसानों को नहीं बचाया. मतलब हमें हंगामा करके कोई काम करने नहीं देना है. 5 साल बाद जाके हम बोलेंगे कि देखो बीजेपी को चांस दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया. दैट इज द हिडन एजेंडा. No, the hidden agenda for the ordinance is Modi has no majority in Rajya Sabha and he failed to amend the 13 Ministries Act. Hence, he has no option. Hence, he has no option but to bring the ordinance. अरे बाला, ऑर्डिनेंस का जिंदगी 6 महीने का है. ऑर्डिनेंस पूरी जिंदगी नहीं रहेगा. वो 6 महीने में आपको दोनों का So let Ashum Mishra ji, Anant has joined us. Anant, welcome. Be with us. Ashum Mishra, would you like to respond, Mr. Viral Trivedi? क्या मतलब किस सवाल पर आप राय? इन्होंने किसान बोला कि जब डेवलपमेंट होगा फिर आप लोग बोलोगे कि भाई किसानों को देखना है. और एक बात और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दूं. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करने के लिए कि बिफोर आल्सो वी हैव विटनेस्ड farmers are committing suicides. So what that last bill or before that, what those bill has given
Now, why we are just making this? Are we saying कि before the last land acquisition bill was pro farmers, so farmers, the condition of the farmers was that good. Now another argument one I'm adding, in 1950s there was a heavy percentage of agriculture in our development, which has been 52%. now which has been 52%. reduced to 11% only. No, 13%. Yeah, approx 11 to 13. Thanks for correcting. Yeah. So 13%. yeah. So shouldn't we now move towards the infrastructure and the industrialization where we require many jobs? What will you eat? अरे Methane, बड़ा chromium? अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत बहुत ही सही सवाल है। असल में इसी सवाल पर बात होनी चाहिए जब हम लैंड एक्विजिशन बिल की बात करें। एग्रीकल्चर का परसेंटेज क्यों घटा और क्यों घट रहा है और क्यों घटा जाएगा। एक तो ये बात थी, मतलब जो आपने 2-3 बातें कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं शुरुआत वाले से शुरू करूं कि किसानों के लिए जो विकास जरूरी है, सबसे पहले आपने कहा, या जो भी विरल कह रहे हैं, विकास जरूरी होता है। हर देश में हर जगह विकास जरूरी है, लेकिन हम एक बार सोच कर देखें कि डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो। उस डेवलपमेंट के मॉडल पर हम किस तरीके से डिबेट कर सकते हैं। थोड़ा सस्ता सा तर्क है, लेकिन आपने आज तक कभी अखबार में कोई खबर नहीं पढ़ी होगी कि NH1 के किनारे कोई फार्म हाउस है किसी बड़े उद्योगपति का और वहां पर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो गया। क्यों नहीं होता है ये आप सोच कर देखिएगा। किसानों की भूमि का अधिग्रहण क्यों जरूरी हो जाता है। एक रेलवे वाली बात चल रही थी। डेवलपमेंट का अगर कोई मॉडल होता है, इंडिया में आज तक के जो बड़े रिपोर्ट्स हैं और बड़े सर्वे हैं वो बताते हैं कि रेलवे के लिए या सड़क बनाने के लिए अगर लोगों को जरूरत पड़ती है तो ज्यादातर किसान जमीन दे देते हैं। किसानों को आपत्ति किन प्रोजेक्ट्स में हुई है, आप उनका आंकड़ा ले। मैं बड़े 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। नैनो में बहस हुई थी, नैनो पे बवाल हुआ था, नैनो प्रोजेक्ट पे। भट्टा परसोल में बवाल हुआ। एग्जैक्टली। इस तरीके के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर किसान विरोध करते हैं, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के लिए आप दूसरी तरह ये काम, दूसरी जगह पर ये काम या किसी और तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट का ये अब किसानों पर ही क्यों बात आती है। जो आपका तीसरा सवाल है, कृषि का परसेंटेज क्यों घटा, मैं बहुत ही जरूरी चीज है ये जाननी, इसको जानना चाहिए सभी लोगों को। जो पहली सरकार थी, मैं तो ये मान के चलता हूं कि किसानों के मामले में चाहे UPA 1 हो, चाहे UPA 2 हो और चाहे बीजेपी हो, सारी ही पार्टियां इमोशनल हैं। पार्लियामेंट में बैठकर हम चिंता तो करते हैं किसानों की, लेकिन करते वाकई में कुछ नहीं है। वेल पॉइंट, ये बात ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको बताऊं कि UPA 1 के दौरान वर्ल्ड बैंक यूनियन ने सबसे पहले कांग्रेस सरकार को एक टारगेट दिया था कि आपको 2010 तक किसानों का 35% किसानों का 35 से 40% किसानों को अर्बनाइज करना है, यानी कि उनको खेती से हटाकर शहरों में केंद्रीकृत करना है। वो प्रोजेक्ट्स 2009 तक ये लोग फॉलो नहीं कर पाए, वो पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए आप देखिएगा, रिकॉर्ड उठाकर 2010 के बजट में कांग्रेस सरकार एक प्रपोजल लेकर आती है कि 1000 नए ITI बनाए जाएंगे। वो ITI क्यों बनाए जाने जरूरी हैं, ताकि एक साधारण, आप जानते होंगे कि ITI कोई इंजीनियर नहीं पैदा करता है, वो छोटे मोटे मैकेनिक होते हैं और पूरा एक क्लास होता है एक साधारण तरीके का, ताकि किसान किसी न किसी तरीके से, मतलब वहां पर कौन पढ़ने जाएगा, निम्न मध्य वर्ग के लोग ITI में जाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनका अर्बनाइजेशन हो, क्योंकि किसान को और गांव को आज के विकास के मॉडल की सबसे बड़ी बाधा मान लिया गया है। और बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, जैसे एक BT बैगन मूवमेंट हुआ था, उस तरीके के सारे मूवमेंट ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर को फार्म हाउसिंग सिस्टम में डेवलप करने की एक व्यवस्था धीरे धीरे पैदा की जा रही है। वो समय नहीं, पर जी आशुतोष जी, एक चीज अनंत की बात लेते हैं, फिर आगे आते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी अनंत, आपको एक ओपनिंग। देखिए, सबसे पहली चीज कि आशु जी जैसे बोल रहे थे कि कृषि का परसेंटेज घटा है,
एंड क्यों घटा है, इसके 2-3 रीजन नहीं है। नहीं, लेकिन आप इस बिल के प्रो हो, वो हम कृषि पे बाद में बात करेंगे। नाउ माय लैंड एक्विजिशन बिल कृषि प्रो फार्मर है या नहीं? या आई से दैट पहली चीज तो कोई भी चीज आज तक जो देखी जाए इंडिया में कम से कम स्पेशली प्रो फार्मर नहीं रही है, जितना मैं आज तक फील करता हूँ। थोड़े बहुत अगर एक चीज को हम छोड़ दें, शायद आशु जी भी एग्री करेंगे इस चीज से, हरित क्रांति वाली अगर हम बात को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई चीज बहुत ज्यादा प्रो फार्मर रही नहीं इंडिया में। एसी रूम में बंद होके आप खेत के फैसले नहीं कर सकते। और रहा सवाल व्हाट अबाउट दिस बिल, पहली चीज अगर आप डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय के पास में मोर देन 70 लाख हेक्टेयर 70 लाख एकड़ जमीन अभी पड़ी हुई है। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया उस पे? रेलवे के पास सेकेंड लार्जेस्ट जमीन अप्रोक्सीमेटली बाला 4 समथिंग है ना, कुछ फैक्ट है उसके, 4 हेक्टेयर समथिंग उनके पास जमीन है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी 4 लाख कुछ हजार अभी मैं जो देख रहा था 14 करोड़ कुछ हेक्टेयर जमीन है, कुछ लाख हेक्टेयर जमीन जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, ठीक है। और 4 करोड़ लाख कुछ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो बंजर है भारत में। तो आप उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं करते, उसमें इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? गवर्नमेंट इज गिविंग द आर्गुमेंट कि 1800,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, जो अभी तक वो पड़े नहीं हो पा रहे। सर अकॉर्डिंग टू द CAG नाम report, बताए ना प्रोजेक्ट का। according to the CAG report lodged in November 2014, in 2006 onwards, 45,560 acres have been allotted to the public-private partnership project and private partnership project. According to 2013, 7 years have passed. The land should have been brought back to the farmers. Even with Reliance alone in Dronagiri, 1,250 acres are pending. Government without, is giving the as a wasteland. argument. In some project it takes more time. हाँ, गवर्नमेंट इज सेइंग कि लाइक इन डिफेंस एंड रेलवे let Shalendra and Viral ji reply. Okay, Shalendra ji and Viral ji. देखो मैं एक सिंपल, ये जो आप लोगों ने एरिया गिनाया डिफेंस का और रेलवे का, इसको समझने की जरूरत है। डिफेंस के पास ज्यादा एरिया कहाँ पर है? उनके पास जैसलमेर जो हमारा CS ये क्या नाम है, कौन सी फोर्स है ये हमारी जैसलमेर फोर्स? सर तो आप क्या चाहते हैं, गंगा किनारे होना चाहिए? सुनो देखो, वहाँ लग सकता है ना शैलेंद्र जी? Let him complete. सर नैनो प्रोजेक्ट, मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ नैनो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लग सकता कि उनको वहाँ देखो 2-3 चीजें चाहिए होती है। लेबर चाहिए होती है नजदीक में, सोसाइटियां चाहिए होती है जहां पर लेबर जाके एस्टेब्लिश होगा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें सिटी के आसपास या बहु जनसंख्या एरिया जहाँ हो, गंगा किनारे तो नहीं दे सकते। नहीं अच्छा सर आप करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन, हाँ, let him complete. ठीक है। तो इसलिए ये जो कुछ प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक अच्छी सिटी या स्टेट में होते हैं जहां पर अच्छा खासा पॉपुलेशन डेफिनेंसी, सिटी स्टेट का सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए उन सपोर्ट्स को। आज वो जैसलमेर में जाके वहां लगा भी लेते, क्या वहां की स्टेट उनको बिजली देने के लिए तैयार है? क्या वहां पर रोड बनाने के लिए तैयार है? अच्छा, क्या वहाँ नैनो लोड करते तो हैं? कंट्री की नहीं। ओके, विरल जी सुन लेते हैं। विरल जी फिर थोड़े से पॉइंट कट, विरल जी को भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं, एक प्लीज एक लाइन का क्वेश्चन है मेरा, शैलेंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। अगर वाकई में इतने ही टेक्निकलिटीज हैं और जो जमीन डिफेंस के पास या रेलवे के पास पड़ी है उस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, तो फिर क्यों सरकार ये कह रही है कि हम लैंड बैंक बनाएंगे और पहले वो जमीन यूज करेंगे? क्या ये फिर मतलब भटकाने वाली बात है क्या फिर? नहीं, और एक क्वेश्चन मेरा भी, जस्ट 1 लाइन। आप ये बताइए कि अगर मतलब यही सब कुछ है तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे देश में, उनका देश हित में कुछ काम करने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना? क्या सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करेंगे वो? फिर उनके रहने का क्या फायदा? मैं आशुतोष जी का सवाल दे देता हूँ। मैं देखो लैंड बैंक का एक चीज सिंपल से समझ लीजिए आशुतोष जी। देखो अभी हमारा दिल्ली गुड़गांव तक सीमित था, फिर हमने गुड़गांव को NCR में लेके आए। अब NCR को जो हमने बढ़ाया है वो हम यहाँ से दिल्ली से मोर देन 155 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ये जो हम इन ऐसे एरिया को लैंड बैंक में, अब हमें क्या क्या चाहिए, एक डेवलप प्लान सिटी करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज तक जितने भी कार्य हुए विकास के क्षेत्र में,
कोई भी प्लान सिटी के तहत में नहीं हुए हैं। सिर्फ आप एक कदम आगे बंजर बढ़ते जमीन का लैंड बैंक बना के आप क्या करेंगे? let Viral जी speak then after जी विरल जी काफी देर से शांत है जी विरल जी। मैं इन सभी ने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, लगता है कि क्वेश्चन में ही पूरा डिबेट चला जाएगा, आंसर कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये भाई साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि भाई जैसलमेर में ना देखे क्या आपको गंगा किनारे दे, नहीं हमें गंगा किनारे नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे जमीन बहुत ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रेजिडेंशियल एरिया है। जैसलमेर में क्यों नहीं लगा सकते, राइट? जैसलमेर में इसलिए नैनो नहीं लग सकता कि जैसलमेर और आर्मी का जो मिलिट्री और डिफेंस कॉलोनीज का जितना भी एरिया है ऑलमोस्ट सारा अगर देखा जाए तो बॉर्डर के आसपास रहता है। हाँ सिटीज में भी रहता है लेकिन वो मेन लैंड एरिया से अलग रहते हैं। तो अगर आप नैनो जैसलमेर में लगाने जाओगे तो आपको डेवलपमेंट नैनो का नहीं मिलेगा, वहां पे आपको आए दिन सीआईएसएफ की टुकड़ियां भेजनी पड़ेगी, भाई आज बम गिराया कल बम गिराया, तो उसमें से ऊपर नहीं आओगे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो होना चाहिए, ये इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को लगा कि हमारे हित में है नैनो लगाना, तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन करना चाहा। जब किसानों ने हल्ला किया तो नैनो टाटा जी ने खुद ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई अगर किसान इतना ही हल्ला कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। उसमें कौन, अब रही जहां तक इंडस्ट्री ये जो हमारे उद्योगपतियों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां तक बात है, तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना चाहा है? कौन हटा? कोई एग्जांपल है? सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं तो वो काम नहीं हो रहा है। आज इतने स्कूल्स चल रहे हैं, इतनी हॉस्टल्स चल रही है, इतने ये जो अपने इंटरनेशनल फार्मिंग चल रहा है, तो क्या खोले गए हैं विरल जी? सीएसआर के तहत नहीं खोले गए टाटा का सर जी, जो है वो, लेकिन सीएसआर भाई साहब सीएसआर में देंगे तभी क्या सोशल मानोगे? जॉब मिलती है तो जॉब के सोशल एक्टिविटी नहीं है क्या? जॉब नहीं देते, पेमेंट नहीं दे, लाख लोगों को नैनो में नौकरी मिली, लाख लोग नहीं काम, वो बेकारी घटी, वो सोशल एक्टिविटी नहीं है क्या? आपको यही चाहिए कि आपको ये चाहिए कि रतन टाटा आए और सबको चेक बांटे कि लो ये 2000 का चेक पकड़ो, 5000 का चेक पकड़ो, मनरेगा में 100 रुपये लो। ये आपके सोशल वो रिफॉर्म्स की बात है। जबकि कोई किसी को नौकरी दे रहा है तो आपको वो सोशल नहीं लगता। नहीं, नौकरी देना आशु जी गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, एक बंदे को नौकरी भी दी जा रही है, 4 गुना वाला दे यार। इस पर भी बता देता हूँ आपको, इस पर भी बता देता हूँ आपको। 2007 में मैं लिस्टर्स को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, समय लूंगा जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा लिस्टर्स को बता दूं ऑन दिस बिल कि बीजेपी इज प्रॉमिसिंग टू गिव 1 पर्सन जॉब एंड 4 टाइम द प्राइज। हाँ, 4 टाइम फॉर रूरल एंड 2 टाइम फॉर अर्बन, 4 टाइम फॉर रूरल एंड 2 टाइम फॉर अर्बन एंड आपको मुआवजे पर हम लोग बोल चुके हैं। नौकरी पर मैं आपको बता दूं, पहली बात तो नौकरी आप भी मतलब गवर्नमेंट प्राइजेस के मामले में तो आप लोग भी अपडेटेड हो सब लोग कि गवर्नमेंट प्राइजेस होते कैसे हैं? No, but they are giving, बाजार they are saying they will give according to market price. They are saying मार्केट वैल्यू है भाई, मार्केट वैल्यू है, गवर्नमेंट प्राइस नहीं। मार्केट वैल्यू आप पढ़ लीजिए लोगों। मैं तो बता रहा हूँ हरियाणा में जो नवंबर-दिसंबर में लैंड एक्विजिशन हुआ है, फिर No, but that was not implemented. This law is not implemented as for now. आशु जी, आशुतोष जी गवर्नमेंट का कोई भी सुनो, आशुतोष जी गवर्नमेंट कभी भी लैंड पे कोई रेट डिसाइड नहीं करती, एक मार्केट रेट होता है। हाँ, आप उसको चेक में लोगे तो वो ओरिजिनल मिलेगा, आप कैश में लोगे। किसने कहा आपको कि गवर्नमेंट लैंड पे रेट डिसाइड नहीं करती है? सर आशु जी कुछ नौकरी पे कह रहे थे। नौकरी वाली बात आपकी मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो किस स्तर की नौकरी दी जाएगी ये कोई मेंशन नहीं है उस बिल में। और इसका एक आंकड़ा दे देता हूँ आपको कि 2007-8 में छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण हुआ जिसमें आदिवासियों की जमीन ली गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग किसानों पर डिस्कशन करते हैं और आदिवासियों की चर्चा नहीं करते।
उस पूरे लैंड एक्विजिशन में उन सभी आदिवासियों को वहां पर बेलचा और फावड़ा चलाने की नौकरी दी गई। No, but Ashuji, that I can equally argue, man. Can you give a can you give a it depends upon क्वालिफाइड तो है नहीं वो। जी बिल्कुल, exactly I agree with this. जी Sir, who defines ability, sir? No, According to me, what I have is नहीं, सुनिए if you are not graduate pass, you cannot get the job of clerk, right? So नहीं, अरे दानिश भाई सुन लीजिए ना, इस पे एक ये भी बात है ना, अगर एबिलिटी नहीं है, हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने संसद में आके बड़े दुर्भाग्य के साथ कहा कि किसानों के लड़के आज तक ड्राइवर, चपरासी और खलासी बनने के लिए ही विवश हैं, और इस लैंड एक्विजिशन बिल के पास होने के बाद उनके पास ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि वो ड्राइवर, चपरासी या खलासी बने। तो क्यों नौकरी के बदले में ये नहीं कहा गया, जैसे कि हम रिटेल मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 100% अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 और 40% का आपको स्टोर्स बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके का कोई ऐसा नॉर्म्स क्यों नहीं लाया गया कि वो लोग जो वहाँ लैंड एक्विजिशन करेंगे या सरकार करेगी, जो कि सरकार करेगी कि हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए नहीं करेंगे, तो क्यों वहाँ पे उस जमीन का या उस इंडस्ट्री का कुछ पैसा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं छोड़ा गया कि वहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट का वो प्रोग्राम या कोई सेंटर भी तो स्थापित सर एक्चुअली उसमें है कि जो लोग प्राइवेट जिसको दी जाए, सुन लीजिए, जिसको दी जाएगी प्राइवेट, उनको 13 मुद्दों का उनका पालन करना पड़ेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, सैनिटेशन है, हेल्थ सेंटर है, ऐसे 13 मुद्दे सरकार ने दी जाएगी। Sir, in this latest ordinance, five important things are given. Let me tell you only the 5 things. You explain me how it will help the farmers. First thing, national security and defense. Okay, fine. Second thing is infrastructure and social infrastructure. How you are going to explain what is infrastructure and what is social infrastructure? Third thing. And what is social infrastructure exactly? Rural electricity. Fourth thing, housing for poor. According to the CAG report, totally 38% of the already acquired land is waste. So if you use that 38% of the land, you can do all these things what you mentioned here. Okay. Exactly. In that sense, what the government is saying is, government need not pay or need not go to the social impact assessment if the lands are owned by the government under the private project. So this proves favorite to corporates. As Modi ji is famous for Ambani, Adani. Let him reply now. Bala, Yes, whatever the issue may be, we shall not be, too personal about somebody. They might have their relationship. Sarkar, I'm talking about personally. Yeah. Okay, let him reply. Do not include Mr. Modi in it, because Modi does not stand for the Adanis and Ambanis. He is standing for the whole India, right? Okay. Oh, yeah. This is very ridiculous as well as orthodox thinking. Now, जहाँ तक 38% लैंड का बात है कि सरकार के पास 38% लैंड ऑलरेडी है जिसमें ये बसा सकते हैं, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है बाला कि इफ अ पर्सन इज लिविंग इन गुजरात एंड द गवर्नमेंट इन अ वलसाड डिस्ट्रिक्ट which is a southern part of Gujarat, and the government is having the land absolutely barren in the central part of Gujarat, will they be able to displace them and compel them to live in central? Nobody, even you. I asked this question. Sir, if you talk about only one place, but मैंने बताया इस पे शायद. I don't think so. Nobody will be ready to displace or nobody will be ready to leave their homes. Right? Why and not? that's why we have to. Now we have to move to the closing comment. I will give you each and everyone 3 minutes for putting their views patiently, informatively, what they want to explain. Okay, so let's start with Anant. 3 minutes to everyone. पहली चीज
लैंड एक्विजिशन बिल जो भूमि अधिग्रहण है, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, भारत हो या कोई भी अदर कंट्री, ये हर देश में एक विवादित मुद्दा रहा है और राजनीति का मुद्दा रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, प्रो फॉर्मर है, एंटी फॉर्मर है, इस बारे में बात बहुत हो चुकी है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है या अंग्रेजों के टाइम से हम आज तक देख लें तो फार्मर्स की कंडीशन में कुछ खास चेंजेस नहीं आया है। आज भी फार्मर सुसाइड कर रहा है। सेकंड चीज, अगर जैसलमेर जैसे या कुछ ऐसे पार्ट जो मतलब डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, अगर उनको ये इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप नहीं कर सकते तो उनके टॉप लेवल का एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक आइकॉन का कोई बेनिफिट नहीं है कंट्री के लिए। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और आई विल नॉट से कि मोदी टोटली कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट फेवर्ड है, बिकॉज कहते हैं कि दे शुड डू, बट सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बिल में सबसे बड़ी चीज जो मेरे को ये समझ में नहीं आई कि इफ गवर्नमेंट विल नॉट डू, इफ कॉर्पोरेट विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कंडीशंस, तो गवर्नमेंट इंस्टेंट एक्शन क्या लेगी? तो चलिए ये तो मान लिया कि आप कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन कोर्ट में एक छोटे से केस के लिए भी 10 साल लगते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? उस फार्मर का क्या होगा? जनरेशन, जो 2 जनरेशन तो खत्म हो गई उसकी, उसका क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आप देश हित में ऐसे बिल लेके आइए, बट द प्रोविजन शुड बी फ्लेक्सिबल। लाइक इंस्टेंट इफेक्ट क्या होगा? जी बिल्कुल, और आप थैंक यू सो मच आनंद। Yeah, I got your point now. Mr. Shiv Suresh has joined me as well. Sir, be with us. Let's have the closing one, then I will get back to you. जी आशु मिश्रा जी। हेलो सर। अच्छा, मुझे बोलना है क्या? जी हाँ, देखिए 2-3 बातें। पहली बात तो मैं उन पे फोकस करूंगा जो कि बातें इस डिबेट के दौरान नहीं उठाई जा सकी। मोदी क्या है, इस बात को राज ही रहने दिया जाए तो बेहतर है, उस पे हम कभी और डिबेट कर लेंगे। बाकी पहली चीज ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मॉडल था उस पे डिबेट नहीं हुआ। शायद हम इस बात पे कर पाते तो और बेहतर ढंग से पता चलता। इस पूरे बिल के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसमें मैं जो बातें नहीं उठी उन पे सिंगल लाइनिंग कमेंट करना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि सरकार एक तरफ कह रही है कि किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 2013 का बिल था उसमें केवल प्राइवेट कंपनीज मेंशन था, पर उसके साथ में इसने इस बार प्राइवेट कंपनीज एंड एंटिटीज जोड़ दिया है। इससे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए भी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। नंबर 2 जो पॉइंट है उस पर बात करूंगा मैं, ये कि इस बिल से आने से सबसे बड़ी बात ये हुई कि 80% सहमति अगर ज्यादा लग रही थी तो बीजेपी ये कर सकती थी कि उस सहमति को 50% तक ला देती, 40% तक लाकर छोड़ देती, लेकिन उस मॉडल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। वो सहमति का प्रावधान पूरा खत्म कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर है। पॉइंट नंबर 3, विकास का जो मॉडल इन लोगों ने दिया और उसके तहत जो भूमि अधिग्रहण की बात की जा रही है उसमें बिल्कुल पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए गए। जैसे रेलवे ट्रैक के 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर तक की पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, जो कि गलत है। जो कि 2013 में टर्म था कि जितना मिनिमम हम कर सकें उतना मिनिमम लैंड एक्वायर करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या होगी। दिल्ली से मुंबई तक रेलवे ट्रैक का हिसाब लगा के आप अनुपात लगा लीजिए कितना लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2013 का बिल आने से पहली बार किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा था कि कम से कम अब उसकी जमीन अपनी है और उसके बिना मर्जी के कोई नहीं लेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तब भी किसान भूमि दे रहे थे। मैंने आपको बताया कि 4 प्रोजेक्ट आगे बढ़े 2013 के बाद से। इसका मतलब है कि किसानों ने जमीन दी, लेकिन इस बिल के आ जाने से किसान वापस 1894 की स्थिति में पहुंच गया है और वहां पर हम किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं कर पाएंगे। और अंतिम बात जो कि सिंगल लाइन में मैं कहूं कि किसान को डेवलपमेंट के मॉडल में आज के डेट में जो ये लैंड एक्विजिशन बिल है वो कहीं भी कोई सहमति क्या पार्टनरशिप तक का कोई अधिकार नहीं देता। सिंगल लाइन आप बोलिए, एक्सक्लूड कर दिया गया है। थैंक यू शैलेंद्र।
यही है कि देखिए इस सरकार ने काफी अच्छा बिल लाने का प्रयास किया है और अभी भी इसमें अभी अगर कुछ एक दो कमियां हैं अभी भी इसके दरवाजे खुले हैं और सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसमें कुछ अगर नए संशोधन करने की जरूरत है। रही बात जो आज दुर्दशा किसानों की हो रखी है, मुझे ये लगता है कि उसमें किसानों को आज तकनीकी की तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा उनको। और ये एक विषय हो सकता है अगली बार कभी और के लिए डिबेट का। किसान का बुरा हाल उनके अपने कारणों से हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने उनको जो सुविधा उनको वहां देनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही। इसलिए वो जो आप लोग 13% कह रहे थे आज किसान यहाँ पर क्यों पहुंचा है, वो जमीन भूमि अधिग्रहण की वजह से 13% नहीं हुआ है। आज किसान अपने संतान को ये कभी नहीं कहेगा बेटा किसान बन जाइए। उसका कारण यही है कि कभी उन्होंने सही चीजों की मांग नहीं की। आज जिस प्रकार से भूमि इसके लिए दिल्ली आ जाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, यदि अगर वो अपने इस कृषि उद्योग को बढ़ाने के लिए, कृषि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, कृषि बिजली, कृषि जल, कृषि इन सब चीजों के लिए कोई या कृषि इंश्योरेंस जैसी चीजों को लाने के लिए मांग वगैरह करते और इस तरीकों को आगे बढ़ाया जाता है तो शायद 13 से हो सकता है 30 या 40-50 तक हो जाती है हमारी कृषि उद्योग। तो Bala. Yeah. Apart from the 5 things that I've said, where BJP NDA, let me come with that. NDA government mentioned in its ordinance or the recently passed bill, which mentions that 5 things as eminent domain. That eminent domain doesn't require social impact assessment. For example, in national security and defense, if you are establishing a missile silo, missile producing agency, and if because of the mishap, if there is a nuclear hazard around the area, the bill doesn't care about that. That's why social impact assessment is nowhere towards defense, industrial corridor, and as Ashu stressed, there is nothing mentioned about what is infrastructure and social infrastructure, which means the government explains private hospitals, private schools. I wonder how many private hospitals and private schools are taking care of the majority. If you don't have money, you are not even allowed to meet the security there. And another important point about this is the major grotesque thing when we compare to 2013 and 2014 acts are, in 2013 there is a thing, if a bureaucrat, if a civil servant do a mischief, if a servant indulge in corrupt or bribery activity through land acquisition, he can be punished. Exactly. He can be taken to court. But in the ordinance, that thing has completely been banned. You can't prosecute the civil servant without the permission of the government, which means what? The government backs the bureaucratic culture, and in terms of the privatization, it fully leans heavily towards the corporates. There is nothing doubt, there is no need to be doubt about it. Yes, you have raised a very good issue about this bureaucrats. Okay, Viral ji. हाँ, मेरी जो 3 मिनट है उसमें, हेलो जी बोलिए आपकी आवाज आ रही है। एक तो पहले तो मोदी के बारे में कहा, मोदी जो है उसका राज रहने, मोदी का राज रहने की जरूरत नहीं है। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ कॉमन चीज है। बाला की बात करता हूँ कि बाला जी ने जो बताया कि भाई प्राइवेट कितने लोग हो जाएंगे उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया, या न्यूक्लियर हैजार्ड हो जाता है तो उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, जहाँ तक लैंड एक्विजिशन बिल की बात है, देयर इज अ क्लियर मेंशन दैट पीपीपी मॉडल शुड बी फॉलोड। अगर प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो उनको 13 मुद्दों का ध्यान, मैंने पहले भी बताया, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बच्चे को उनको नौकरी देनी पड़ेगी, अगर नौकरी, और वो भी ये नहीं है कि वो एक्वायर करने वाला डिसाइड करेगा कि क्या चाहिए, वो लैंड जो दे रहा है वो डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए। सो द बॉल इज नॉट इन द इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट, इट इज इन द कोर्ट ऑफ द लैंड ओनर। बाला अगर जमीन चाहता है तो जमीन मिलेगी, बाला अगर पैसा चाहता है पैसा मिलेगा, बाला अगर नौकरी चाहता है जो बाला चाहता है उसको मिलेगा।
वहां पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर नहीं होगा। सेकंड बात भाई, ब्यूरोक्रेट्स को सजा देने की बात है, रॉबर्ट वाड्रा में कितने को सजा मिल गई,